नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ललित कुमार रावल में आप सभी का स्वागत है। समय समय पर मैं अलग अलग समसामयिक विषयों को लेकर अपना वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में रूबरू होता रहता हूँ। और इसी के तहत रिसेंटली पिछले 11 दिन से मैं खुद भी एक कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, जिसके चलते मैं क्वारंटाइन रूम में हूँ और कोरोना के प्रोटोकॉल SOP के तहत मैं 14 दिन के आइसोलेशन के पश्चात पुनः मैं RT-PCR टेस्ट या तो रैपिड टेस्ट कराऊंगा। अगर नेगेटिव पाया गया तो मैं पुनः अपनी ड्यूटी में तैनात रहूँगा, अन्यथा मुझे इसी तरह क्वारंटाइन रूम में रहना होगा। तो दोस्तों, जब मैं खुद भी कोरोना से ग्रसित हुआ, जब पिछले 2 साल से पूरा विश्व इस कोरोना से ग्रसित है और इस कोरोना रूपी रास्ते से बाहर आने के लिए जद्दोजहद पूरा विश्व कर रहा है और विश्व के कई जाने माने वैज्ञानिक अपने लेवल पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक ऐसे पार पा लिया गया है, परंतु अभी भी इसका खतरा बरकरार है। जैसा कि ये कोरोना एक बहुत ही घातक बीमारी है और इस बीमारी के लक्षण क्या है, कोरोना होने से हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं, अगर गलती से कोरोना बाई चांस अगर कोरोना हो जाता है तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या होम रेमेडी हमें अपनानी चाहिए, और कोरोना ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कितना मुश्किल है। सारे समसामयिक विषय को लेकर मैं जब पिछले 2 हफ्ते से क्वारंटाइन रूम में बैठा हूँ तो मैं अपने अनुभव के आधार पर और अध्ययन के आधार पर मैंने एक ऐसे निबंध लिखा है। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये निबंध ऐसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और इस निबंध में मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है कि आखिरकार ये कोरोना है क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये सारे विषयों को लेकर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे समसामयिक को मैंने इकट्ठा करके एक लेख लिखा है और इस लेख को मैं पढ़ के सुनाऊँगा आप सभी के बीच में, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जानकारी योग्य है। इसमें कई सारे ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है जो आप हमारे जीवन और हमारे दोस्तों और हमारे परिवार और हमारे स्नेहित, हमारे पड़ोसी सभी को फ़ायदेमंद हो सकता है। अतः आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये वीडियो को अंत तक देख के कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि जानकारी आप हमारे जैसे हमारे दोस्तों, हमारे पड़ोसियों और हमारे परिवार के बीच में पहुंच सके और इस घातक कोरोना से वे लोग बच सकें। अगर कोरोना होने पर कुछ सामान्य सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके इस कोरोना से बाहर आ सकें। तो दोस्तों, मेरा इस निबंध का ऐसे का सब्जेक्ट है, विषय है कोरोना एक घातक वायरस और विश्व का महामारी। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कोरोना वायरस चीन निर्मित एक जैविक हथियार और आज के युग का वो रोग, वो वायरस जिसका खौफ पूरे विश्व में है। मैं भी इस घातक बीमारी का भुक्तभोगी हूँ और मेरे अनुभव व ज्ञान के आधार पर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना एक वायरस ही नहीं बल्कि आज के युग का साक्षात यमराज एवं चीन के द्वारा निर्मित एक जैविक
हथियार जो चीन ने पूरे विश्व में फैलाया है, उसके ऊपर पूरे विश्व को एक साथ आत्मसात करते हुए मिलकर अनुसंधान और कार्यवाही करने की जरूरत है। वैसे तो पूरा विश्व कोरोना के बारे में भले भांति परिचित है एवं विश्व भर के जाने माने वैज्ञानिक भी अनुसंधान कर रहे हैं और कुछ हद तक नतीजे भी अच्छे मिले हैं। पिछले 2 साल से इस जानलेवा हेमराज कोरोना वायरस ने जो विश्व में फैलाई है एवं कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य की जान ली है, वो अपने आप में एक दुखद इतिहास ही नहीं बल्कि कभी भी न भूल पाने वाला विश्व महामारी बन गया है। दोस्तों, पहले के समय में इंसान अणुबम, हथियार, औजार, आतंकवादी और चोर बदमाशों से डरा करता था तथा उनसे दूरियां बनाकर चलता था और आज ऐसी परिस्थिति एवं विडंबना बन गई है कि इंसान इंसानों से बल्कि अपनों से ही डरने लगा है और वो उनसे दूरियां बनाकर चलने को मजबूर है। चोर बदमाशों और आतंकवादियों की ही तरह आज हर एक इंसान नकाब में छुपकर रहने को मजबूर है और शायद इसी को ही एक अकल्पनीय और अजीब विडंबना कहेंगे। दोस्तों, मानव निर्मित इस जैविक हथियार का यह आतंक शायद धरती पर मानव के वजूद में आने के पश्चात अब तक का सबसे बड़ा मानव क्षति है। ये मंजर, वो हाहाकार जिनके कारण जो पूरा विश्व को झेलना पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको भारत लगायत विश्व के अन्य विकसित देशों को मिलकर लड़ने की आवश्यकता है और इस कोरोना रूपी मानव दुश्मन और चीन को सबक ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता भी है। तो दोस्तों, माना जाता है, यानी कि एक संस्कृत में कहावत है, नहीं मानुषातम श्रेष्ठम तरम ही कश्चित, यानी कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है और उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, क्योंकि इस धरती पर रावण का वध करने वाला साक्षात विष्णु का अवतार श्री राम हो या लक्ष्मी जी का साक्षात रूप माता सीता हो, उन्होंने भी मनुष्य के रूप में ही अपनी लीला की थी और धरती पर अपना कर्तव्य निभाया था। हर इंसान को इस धरती पर जीने का अधिकार है, जिसका उल्लंघन विश्व के सबसे शातिर दुश्मन चीन ने इस घातक बीमारी का निर्माण करके किया है, उसका खामियाजा चीन को अवश्य ही भुगतना चाहिए। वो मंजर, वो तबाही और वो अब तक की सबसे बड़ी मानवीय क्षति जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को खोया, बाप ने बेटा खोया, बेटों ने माँ बाप को खोया, एक औरत की मांग की सिंदूर खाली हो गई, यानी कि पूरे विश्व में हर एक ने अपने को खोया। जो आतंक इस कोविड-19 राक्षस ने पूरे विश्व में फैलाई है, उसको केवल सोचने मात्र से इंसान की रूह कांप जाती है। वो माँ जिसने अपने संतान को अपने ही सामने तड़प तड़प कर मरते देखा, वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया, वो बीवी जिसने अपने शोहर को खोया, वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है और भी बहुत कुछ। इसी तरह वो राजा और राज्य जिसका उत्तराधिकारी अब नहीं रहा, वो करोड़पति जिनका बंगला अब खंडहर बनने को मजबूर है। इसी तरह कई और पूरे गांव और शहर के शहर वीरान पड़ गए हैं और कई सारे ऐसे लोग जिनको सहारा देने वाला आज कोई नहीं। इस तबाही और मंजर को याद करते करते जब मैं इस निबंध को लिख रहा हूँ तो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हुए रो रहा हूँ और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इस कलयुग में कोई भी प्राणी अमर नहीं है और जन्म के पश्चात मृत्यु अवश्य भी है, परंतु इस तरह की मंजर के साथ नहीं। और ये लिखते लिखते मुझे एक गीता का सार जो भगवान श्री कृष्ण ने इस निबंध को लिखते हुए यदा कदा मुझे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहा गया एक गीता का सार याद आया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का 4था अध्याय भाग 7 में उल्लेखित है और इसका अर्थ है, यानी कि भावार्थ है, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को
साकार रूप में प्रकट करता हूँ। यानी कि जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जाएगा, धर्म की समाप्ति होती जाएगी। इस धर्म की रक्षा के निमित्त और पापियों को नाश करने के निमित्त हे अर्जुन, मैं इस धरती पर समय समय पर जरूरत के मुताबिक जन्म लेता रहूँगा। ये 4 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कहा था जब 5 पांडव और 100 कौरव के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था। इसी बीच जब अर्जुन के गांडीव धनुष से अर्जुन के कई सारे फौज को मौत के घाट उतार दिया और भीष्म पितामह को बाण संज्ञा में लेटाया था। और भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा थी कि वो बाण संज्ञा में अपने प्राण त्याग करें। इसी तरह जब अर्जुन को आभास हुआ कि उनको लगा कि मैंने चंद संपत्ति के लिए और इस राज्य के लिए मैंने अपनों को ही मार दिया, मैं इतना घोर अपराधी और स्वार्थी बन गया। तो उन्होंने सोचा कि अपने जो गांडीव धनुष है उसको साथ में रखते उन्होंने अंदर अंदर ये प्रण कर लिया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं अपने आप को जो है सरेंडर कर दूंगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि भगवान, आपने मेरे द्वारा यानी कि मेरे हाथ से ऐसा अनर्थ क्यों करा दी कि मैंने एक छोटी सी राज्य और कुछ चंद संपत्ति के लिए मैंने अपनों को ही मार डाला, अपने ही संतान को मैंने समाप्त कर दिया। तो इससे मैंने खुद के कुल को ही नाश कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, ये स्वाभाविक है कि आपने अपने ही बंधुओं को मौत के घाट उतारा और इसका दुख आपको होना स्वाभाविक है। परंतु आपके बंधु यानी कि जो उन 100 कौरवों ने इस धरती पर जो अनर्थ किए थे, जो पाप किया था, जो उन्होंने अपने ही भाभी द्रौपदी का सिर हरण किया था और अपने ही भाइयों को यानी कि आप लोगों को वनवास भेज दिया था, ये उनका इतना बड़ा अपराध था। बल्कि आज तक भी वो इस छल कपट के द्वारा आप लोगों को छलने की और इस लोग को, इस धरती को छलने की प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनको ये संसार छोड़ के जाना पड़ा है। तो ये भी एक लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के निमित्त आपके द्वारा किया गया है युद्ध, जिसके द्वारा इन पापियों का संहार हुआ है। तो ये आपने कोई पाप नहीं बल्कि एक इन पापियों का नाश करके आपने पुण्य कमाया। तो बोलने का अर्थ है कि मैं इस निवेदन के द्वारा अगर साक्षात इस लोक में, इस ब्रह्मांड में वो ईश्वर है, वो भगवान है, तो हे भगवान, शायद वो वक्त आ चुका है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इंसान का यह हालत आप कैसे देख सकते हैं। चाइना द्वारा निर्मित कोरोना वायरस से अकाल मृत्यु के कारण इंसानी लाशों का न तो सही तरीके से दाह संस्कार हुआ है, न ही उनका कोई पिंडदान हुआ है, जिसके चलते उनकी आत्माओं को शांति न मिल सकी। हे ईश्वर, आपकी कृपा ही एकमात्र चमत्कार हो सकती है जिसकी बदौलत इंसानों की वजूद बना रहे। हे भगवान, कृपा करके इस कोरोना राक्षस का वध करके पूरा विश्व से इसका नामो निशान मिटाकर हम बेसहारा एवं निराश
और लाचार इंसानों का उद्धार कीजिए। जो मानवीय क्षति इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में की है, उसकी क्षतिपूर्ति लगभग असंभव है। और इस वायरस ने मानवीय क्षति नहीं बल्कि आर्थिक क्षति, संसाधन की क्षति, सारे उद्योगों का नुकसान और वातावरण को भी प्रदूषित करने में कुछ हद तक भागीदार रहा है। जिसका जैसा कि शमशान घाट की कमी के कारण इंसानी लाशों को आनन फानन में अपने ही आंगन और अघोषित जगह पर दाह संस्कार कर दिया गया और दफनाया गया, एवं कहीं कहीं तो अपना कोई न होने के कारण मानव लाशों को सीधे गंगा जी और ऐसे ही और नदियों में प्रवाह कर दिया गया, जिसके चलते गंगा जी का पानी भी प्रदूषित हुआ। और परंपरागत दाह संस्कार की कमी के कारण मृत आत्माओं का पिंडदान और अन्य परंपराओं की कमी के कारण उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में विकास की रफ्तार को पूरी तरह ब्रेक लग चुका है, जिसके चलते लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे कल कारखाने बंद हो चुके हैं और आज हालात ऐसे हैं कि लोगों की खाने को लाले पड़ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि दैनिक उपभोग के सामान आम लोगों की बस की बात न रही। अब वो समय भी दूर नहीं, पूरा विश्व में आर्थिक तंगी आ सकती है, जिसके चलते आम आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार हो सकता है। मानव से नफरत हो चुकी है और मानव से दूरियां बनाने लगा है। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला और कैसी विडम्बना है कि अपने ही अपनों के मृत शरीर को न छू ही नहीं सकते हैं, उनके लाशों को कंधा न दे सकते हैं। इंसानी लाशों को जानवर की लाशों की तरह लावारिस दफनाया जा रहा है। हे ईश्वर, अगर आपका प्रादुर्भाव दुखों और पापों का सर्वनाश करना है तो क्यों कोरोना रूपी राक्षस को तांडव मचाने के लिए संसार पर छोड़ रखा है। आज आपकी उस अलौकिक शक्ति की आवश्यकता इस धरती पर मनुष्य को है, जिसकी सहायता से इस काल से मुक्ति मिल सके एवं धरती पर मनुष्य का उद्धार हो सके। दोस्तों, कहने को तो आज मानव संसाधन के बदौलत चांद पर पैर रख चुका है और इस कोरोना रूपी राक्षस से जीत लेने का दावा भी करता है, परंतु अब भी मौत का आंकड़ा ज्यों का त्यों है और अनरिपोर्टेड आंकड़े गांव और उसके दूर दराज से आ रहे हैं, वे डरावने वाले हैं। संबंधित सरकारें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र में कोरोना कंट्रोल करने का दावा भी करते हैं, परंतु वे सब कागजी आंकड़े मात्र हैं। इसके साथ साथ कुछ नज़र दुश्मनों ने भी बाजार में इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर और डिफिशिएंसी को ठीक करने के नाम से और कोरोना से बचाने के नाम से कई तरह के डुप्लीकेट और नकली दवाइयाँ बेचकर लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारत सरकार और उसके संबंधित निकायों को चाहिए कि इस तरह के बुरे धंधों पर तुरंत नकल कसें और साथ में लोगों को भी जागरूक अवश्य करें। अब मेरे इस निबंध का अगला जो पार्ट रहेगा वो कोरोना का विश्व असर, यानी कि कोरोना ने पूरा विश्व में किस तरह का असर मचाया। धीरे धीरे जब इस घातक कोरोना वायरस ने एक से दूसरे और फिर तीसरे देश में फैलकर कहर बरसाने लगा और इसके असर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को शुरू में महामारी एपिडेमिक और बाद में अति महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया। कोरोना वो वायरस है एवं बीमारी का वो नाम है जिसका पूरे विश्व में खौफ है। कोरोना सन 2019 में पहली बार देखा गया एक जानलेवा बीमारी है जिसका लक्षण सर्दी जुकाम के जैसा ही है, परंतु धीरे धीरे मानव शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, जिसके चलते इंसानों की जान चली जाती है और आज तक पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गुमाई है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल हमारे हेयर की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में जिस रफ्तार में फैला है वो बहुत ही डरावने वाला है। ये वायरस बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण ही वैज्ञानिक लोगों से यानी कि हमसे डबल मास्क लगाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, मेरा अगला ये निबंध का जो अगला विषय है वो क्या है, इस बीमारी के लक्षण, यानी कि जब कैसे पता करें
कैसे इंश्योर करें कि ये जो बीमारी हमें हुई है ये कोरोना है। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो केवल कोरोना में ही पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, तो मैं मेरे निवेदन के अगले हिस्से में पढ़ के सुना रहा हूँ। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार, सूखी खांसी, टॉन्सिलेशन, ज़्यादा कमजोरी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी और शरीर में ब्लड प्रेशर असंतुलित होना एवं पल्स का भी असंतुलित होना मुख्य लक्षण है। खास बात तो यह है कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक के लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी औषधि, दवा या कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं बन पाया है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। तो मेरा इस निबंध का अगला जो विषय वस्तु रहेगा वो है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब अगर हमें या हमारे परिवार के सदस्यों को या हमारे दोस्तों को या हमारे पड़ोसियों को अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा एक निवेदन का ये अगला हिस्सा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दोस्तों, जब आपको कोरोना के लक्षण दिखने लगे तो तुरंत संबंधित निकाय को सूचित करें और अपने आप को अलग रखें। यानी कि संबंधित निकाय का मतलब होता है आपके नज़दीक का हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है या जो डेजिनेटेड मेडिकल ऑफिसर है जो आपके एरिया में आप लोग स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखते हैं उनको बताएं और पूरा परिवार से अपने आप को अलग रखें, यानी कि अलग कमरे में आप आइसोलेट कर दें। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, अगर कोरोना हो जाए तो डरे नहीं, घबराए नहीं। बोलते हैं कि अगर आत्मबल मजबूत है, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हमें कुछ भी हो जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, तो उससे अच्छा और उससे बड़ा कोई औषधि, कोई दवा नहीं है। इसीलिए घबराए नहीं, ये आम बीमारी की तरह ही है। फिर भी कुछ सावधानियां बरत के हम इससे पार पा सकते हैं, इससे ठीक हो सकते हैं। इसलिए डरे नहीं। लगातार सुबह, दोपहर और शाम को गर्म पानी से भाप लें, स्टीम वेपोराइजेशन करें और नमक पानी का गार्गल करें। सुबह, शाम और दोपहर को 3 बार पानी गर्म कर उसमें नमक डालकर और ये गार्गल करें। इससे भी काफ़ी हद तक फायदा मिलता है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। जैसे कि भारत सरकार ने भारत के हर कोने में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, जिसमें आपका कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को भी अभी भारत सरकार ने इंडिया में प्रयोग के लिए अनुमति दे दी है। तो आप कोविन भारत सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करके या आपका कई सारे और ऐसे ऐप मौजूद है गूगल स्टोर पर, उनकी सहायता से आप अपने आप को रजिस्टर करें उसमें। और जो उसमें पेपर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, आधार कार्ड या कोई अन्य और आईडी प्रूफ को डाल कर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना कैंप निर्धारित कराएं और अपना डेट फिक्स कराएं और अपने बारी आने पर इसका वैक्सीनेशन अवश्य लें। हर आधे घंटे में गर्म पानी पिएं ताकि शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन बना रहे। जैसा कि कोरोना होने पर इंसान को सबसे ज़्यादा जो असर हमारे शरीर में होता है वो ऑक्सीजन की कमी है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन बरकरार बना रहे, इसके लिए चाहिए कि आपको गर्म पानी या गर्म किया हुआ पानी को ठंडा करके दिन में कई बार, अनेक बार पानी पिएं। लगातार फेस मास्क का प्रयोग करें। फेस मास्क यानी कि ये नकाब जो मैंने पहन रखा है, इस तरह का मास्क का आप प्रयोग करें ताकि बीमारी दूसरों को संक्रमित न कर सकें। जैसा कि हमारे घर में हमारे भाई बहन, हमारी श्रीमती, हमारे माँ बाप और चाचा चाची, दादा दादी लगातार हमारे छिमेकियाँ, हमारे पड़ोसी रहते हैं। अगर हमें कोरोना हो गया है तो अगर हमने बराबर मास्क का प्रयोग किया है और ऐसे ही और कई सारी सावधानियाँ बरती है तो इससे और लोगों को संक्रमण होने से बचा जा सकता है। बीच में हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और बीच में अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छी तरह धों। सामाजिक दूरी बनाए रखें। और इसका सबसे बड़ा एक अहम
सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए वो है कि एक दूसरे से सामाजिक दूरी, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हम जब किसी से बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का हमारे से कम 3 से 4 मीटर की दूरी बना के बात करनी चाहिए। इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। जितना हो सके नींबू का सेवन जरूर करें। जैसा कि नींबू में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा विटामिन सी का स्रोत है। और आप सबसे अच्छा तरीका है नींबू पानी का नॉर्मल सेवन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो नींबू का सेवन करने का है वो है पानी को उबाल लें। उबला हुआ पानी को एक कांच के गिलास में डाल लें और एक नींबू का 4 टुकड़ा करके उसको छिलके सहित निचोड़ कर उस पानी में डाल दें और 5 मिनट या 10 मिनट पश्चात उस पानी को पी लें। ये सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए लिंसी टैबलेट का सेवन दिन में एक बार लगातार 1 महीने तक करें। यानी कि लिंसी टैबलेट जो बहुत एक कॉमन आम मेडिसिन है जो बाज़ार में उपलब्ध है, जिससे विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सकता है। चॉकलेट की तरह टॉफिक से रस को मुँह में चूस के रोज़ एक टैबलेट हमें चूसना चाहिए 1 महीने तक। और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर संबंधित दवा का सेवन करें और साथ में रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण की धूप में बैठें। विटामिन डी और अन्य डिफिशियंसी को दूर करने वाली दवाइयाँ डॉक्टर की सुझाव पर अवश्य लें। बुखार होने पर पैरासीटामोल टैबलेट डॉक्टर की सलाह पर अवश्य लें। जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट जो है बुखार को जोर को कम करता है और हालांकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बाज़ार में कई तरह के पैरासीटामोल टैबलेट अवेलेबल है। उनके क्वांटिटी 100 mg, 200 mg, 500 mg और 650 mg करके। तो कितने mg की पैरासीटामोल हमें लेनी चाहिए ये पेशेंट के उम्र के एज के हिसाब से, उसका शारीरिक बनावट के हिसाब से निर्धारित, बॉडी रिश्यू के हिसाब से निर्धारित की जाती है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल टैबलेट अवश्य लें। प्रोटीन युक्त खाना खाएं, खूब हरी सब्जी और फल खाएं। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाले दवाएं दी जा सकती है। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हैंड सैनिटाइजर आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 75% से 80% और एबोव हो, ऐसे हैंड सैनिटाइजर का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ में या हमारे शरीर में जहाँ पर जो जम्स या वायरस उसमें निर्मित है और उसको निराकृत किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर खांसे, ताकि एक दूसरे को फैल न सके। जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मतलब है कि आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और फोर्सफुल एक्सप्रेशन और ऐसे कई सारे जो है हमारे स्वास्थ्य संबंधी फिजिकल एक्सरसाइज है जिनको किया जा सकता है। अब इसके बाद मास्क और 2 गज की दूरी, मतलब मास्क क्या होता है, 2 गज की दूरी क्यों जरूरी है इस कोरोना काल में। मेरा निबंध का अगला समसामयिक जो विषय रहा है मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एवं ICMR की स्टडी के अनुसार यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति 2 मीटर या उससे ज़्यादा की दूरी से छिपता है तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमण करने की संभावना लगभग न के बराबर हो जाता है। और ऊपर से यदि व्यक्ति ने सही तरीके से मास्क पहन रखा हो तो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। तो आपने सुना मतलब मास्क और 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मास्क आपने पहन रखा है तो मास्क को यहाँ से हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा जो प्रवेश करता है हमारे नाक और मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है, क्योंकि हम नाक मुंह से ही सांस लेते हैं, इससे इनहेल करते हैं, इसी से शक करते हैं। कोई ऐसा बॉडी का पार्ट जिससे शक होता हो तो वहीं से ये कोरोना वायरस प्रवेश करने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारा मास्क का अगले हिस्से में वायरस हो सकता है, इसलिए आगे के हिस्से में हाथ न लगाए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत धोना चाहिए। अगर गलती से हाथ लग भी जाए तो साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। तो जैसा कि मास्क जब आप पहनेंगे, मास्क में ये नाक और मुंह पूरी तरह ढकना चाहिए। साथ ही साथ हमारा दाढ़ी का हिस्सा, यहाँ ये हिस्सा में हमें दाढ़ी शेविंग आता है, ये हिस्सा पूरी तरह ढका होना चाहिए और यहाँ से भी कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। इस तरह से हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क को आगे से या फ्रंट साइड से नहीं सोना चाहिए। अगर जब कभी भी आपको मास्क पहनना हो या मास्क खोलना हो, तो अब ये लास्टिक या जो फीता है यहीं से ही पकड़कर खोलना चाहिए। आगे से हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। हर रोज मास्क बदल देना चाहिए या शाम को धो लेना चाहिए। तो अगर आप डिस्पोजेबल मास्क, आप N95 कई तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं, रेडीमेड मास्क, इन मास्क को प्रयोग करते हैं तो ये मास्क प्राइस से ज़्यादातर मास्क जो यूज एंड थ्रो होते हैं फेंक देना चाहिए। अन्यथा अगर आपने सिलाया हुआ कपड़े की अच्छी क्वालिटी के अगर मास्क आप यूज करते हैं तो मास्क को प्रयोग में लाने के पश्चात उसको अच्छी तरह साबुन पानी से अवश्य धोएं। और मेरा निबंध का अगला जो विषय है वो है कोरोना संक्रमण कम करने के उपाय। अगर कोरोना संक्रमण को हम कैसे कम कर सकते हैं, कोरोना होने से कैसे बच सकते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी का यात्रा न करें। घर में बिना आवश्यक मेहमान न बुलाएं, नहीं किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं इमरजेंसी न होने पर। घर का सामान पूरे महीने का एक साथ खरीदें और ऑनलाइन ऑर्डर करें। जैसा कि घर में हमें डेली सब्जी लगा कई सारे जो उपभोग्य सामान वस्तुएं हमें बाजार से खरीदना पड़ता है, जिसके चलते हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो पूरा ऐसा लिस्ट बना लें, कोशिश करें घर में पूरा प्लानिंग के साथ में, हो सके तो महीने में एक ही बार सामान खरीदें। और आजकल कई सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगा सकते हैं, जो एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। यानी कि अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं या जहाँ पे ऑफिस है, इस जगह में काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अलग कमरे में रहे और साझा रसोई बाथरूम को लगातार साफ करें। जैसा कि हर आदमी के पीछे, हर कमरे के पीछे बाथरूम और किचन बनाना संभव नहीं है, तो इसके लिए प्राय दोस्तों इसी तरह 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके में आए हैं या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर अकेले रहें। ये तो हो गई सामान्य जानकारी, प्रिकॉशन, सिम्टम्स और होम रेमेडी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के युग में हमारे घर के बुजुर्ग और कई सारे हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी कई तरह के क्रोनिक डिजीज से ग्रसित है। क्रोनिक डिजीज से मतलब है जिनका मदर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसा कि डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी, जिनको कंट्रोल में तो कर सकते हैं औषधि दवाइयाँ प्रयोग कर, परंतु इनका जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अतः इन सारे बीमारियों को कहा जाता है क्रोनिक डिजीज। अगर किसी भी व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज है तो उसको कॉमोर्बिडिटीज की हो जाती है। कॉमोर्बिडिटीज जैसा कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके आँख, हार्ट और किडनी, इनमें सबसे ज़्यादा असर डायबिटीज के कारण होने के कारण उसको कॉमोर्बिडिटीज हो जाता है। यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम, हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स में इस बीमारी का इफेक्ट हो जाता है। इसी के चलते खास तौर पर वे लोग जो क्रोनिक डिजीज और रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जैसा कि आस्थमा,
टीबी, श्वास लेने में तकलीफ, डायबिटीज़, थायराइड और ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी है, उन लोगों को स्पेशली कोरोना से विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो जाए तो उनको रिकवरी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए उन लोगों को विशेष ध्यान दें। अस्थमा या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज से पीड़ित हों तो उन लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी हो तो उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दिल का बीमारी या जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उन लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कम प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको लो इम्यूनिटी बोलते हैं, वैसे लोग जिनका इम्यूनिटी काफ़ी लो हो उन लोगों को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे मामले में खास सावधानी बरतनी जरूरी है यदि आपके पास कोविड-19 की चेतावनी संकेत हैं। आपातकालीन चिकित्सा पे ध्यान देने की सलाह दिया जाता है। इसमें शामिल है श्वास लेने में तकलीफ, छाती में दर्द या दबाव, नीले रंग का ओठ या चेहरा, भ्रम की स्थिति, निंदापन या तंद्रा, जागने में असमर्थता, यानी कि अगर आपको ज़्यादा नींद आती हो। इस वायरस के प्रयास को रोकने के लिए रोकथाम रणनीतियों को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी स्वच्छता अभ्यास करना और अपने दोस्तों और परिवार को ऐसे करने के लिए प्रोत्साहित करना इसके प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह जैसा कि आप सभी को विदित ही है, मैं विश्व के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, जो पौड़ी और बकल, जो गांव के बीच में चिनाब नदी के ऊपर रियासी डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, इस महत्वपूर्ण परियोजना का मैं भी कर्मचारी हूँ। और इस प्रोजेक्ट में कोरोना का असर क्या रहा, तो कैसे हमारे मैनेजमेंट ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रोजेक्ट का काम जारी रखा, कैसे कोरोना को कंट्रोल किए, कैसे व्यवस्थापन किए, इसके बारे में मेरे निबंध का आखिरी हिस्सा मैंने एक समराइज करके लिखा हूँ। और वो इसका टॉपिक रहा है चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में कोरोना का असर और निराकरण। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में कोरोना का असर क्या रहा और इसका निराकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में मेरा निबंध ऐसे का अगला जो समसामयिक विषय है वो है। चिनाब ब्रिज एक विश्व प्रसिद्ध एवं भारत का राष्ट्रीय परियोजना है, जहां देश के हर कोने से ही नहीं बल्कि विश्व के ज़्यादातर देशों की एजेंसियां संलग्न होने के कारण लोगों का आना जाना अविरल जारी रहता है। साथ ही साथ देश और विदेश के अलग अलग जगहों से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रोजेक्ट में लाना होता है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण होने का संभावना 2 गुना हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्टाफ, इंजीनियर, कामगारों और गांव वालों को कोरोना से सुरक्षित रखना अपने आप में एक जटिल समस्या ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुनौती भी थी। कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ साथ प्रोजेक्ट का काम अविरल जारी रखना एक और बड़ी चुनौती थी। देश में कोरोना केस के बढ़ोतरी के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रोजेक्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी थी। कोरोना कर्फ्यू के चलते वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह ठप था। ऐसी स्थिति में अन्य उपकरणों का प्रोजेक्ट तक पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था और इसके बावजूद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पूरी प्रोजेक्ट टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र और आत्मसात करते हुए पूरी उत्साह के साथ जो कार्य कर दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। कोरोना के पहले लहर यानी कि फर्स्ट वेव के दौरान साइट मैनेजमेंट की काबिल तारीफ व्यवस्थापन के कारण ही चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में एक भी कोविड केस रिपोर्ट नहीं आई और साथ साथ प्रोजेक्ट कार्य भी अविरल चलता रहा। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट साइट कंपनी का पहला प्रोजेक्ट साइट रहा होगा। इस तरह 0 कोरोना केस के साथ प्रोजेक्ट कार्य भी जारी रखा हो, जबकि पूरे देश में कोरोना की स्थिति एक भयानक रूप ले चुकी थी। जहां कोरोना के पहले लहर फर्स्ट वेव के दौरान एक भी कोरोना केस चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में रिपोर्ट नहीं हुई, वहीं जब सेकेंड वेव यानी कि दूसरी
लहर के दौरान 200 से भी ज़्यादा लोग कोरोना के पॉजिटिव होने के कारण साइट मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए और चिंताएं सताने लगी। परंतु साइट मैनेजमेंट ने पुनः एक बार अकल्पनीय व्यवस्थापन का उदाहरण देकर लोकल प्रशासन और कंपनी मैनेजमेंट को सौंपा दिया। केवल 14 दिन के अंदर सारे 200 कोरोना पॉजिटिव केस को नेगेटिव एवं पुनः प्रोजेक्ट को कोरोना मुक्त बनाकर उसके पीछे बढ़िया मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मेडिकल टीम का डेडिकेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, एप्रोप्रिएट क्वारंटाइन सिस्टम और प्रोजेक्ट टीम का कोऑपरेशन, सही एडमिनिस्ट्रेशन एवं अच्छे गुणवत्ता वाला आइसोलेशन सेंटर आदि है। आज पुनः जीरो कोरोना केस के साथ चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अपनी गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका सारा श्रेय प्रोजेक्ट मैनेजर का मैनेजमेंट और कॉपरेशन के लिए पूरी चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट टीम बधाई का पात्र है। एक अच्छी साइट मैनेजमेंट एवं समर्पित मेडिकल टीम की बदौलत ही पहले 45 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले सभी कर्मचारियों और अब 18 से 44 वर्ष तक उम्र वाले सभी कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के गाँव वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाकर सुरक्षा प्रदान किया गया। ऐसी ही मैनेजमेंट अगर कंपनी के हर प्रोजेक्ट साइट पर हो तो प्रोजेक्ट हर मुसीबत से पार पा लेने का क्षमता रखता है। सीमित संसाधनों के बीच एसओपी प्रोटोकॉल के साथ साथ काफी 200 लोगों को क्वारंटाइन की व्यवस्था भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल टीम के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य था। सच में आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि पूर्व के ही तरह आगामी दिनों में भी हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और साथ वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ साथ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के अलावा सामाजिक दूरी बनाते हुए प्रोजेक्ट कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं ललित सिंह रावल अपना निबंध ऐसे यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, भारत माता की जय।